हेलो एवरीवन। जहां हमने लास्ट लेक्चर में इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उनके बारे में हमने कंप्लीट डिस्कस किया और किस तरीके से उनमें इंटीग्रेशन, किस तरीके से हम उनके कैलकुलेशन करते हैं या फॉर्मूले ड्राइव करते हैं, उसके बारे में हमने कंप्लीट डिस्कस किए। ठीक है, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से डेरिवेशन कोई भी इतनी जल्दी नहीं पूछता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना आना चाहिए। और किस किस टाइप से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा जरूरी वो है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स। किस पे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकेंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दोनों के जो भी फॉर्मूले हैं इनके बेसिस पे किस किस टाइप से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और किस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं। हम कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स भी यूज करेंगे जहां से हम डायरेक्टली इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने फॉर्मूले यहां से ड्राइव किए थे, जो पीछे हमने रेट लॉ पढ़ा था उसमें हमने कंप्लीट डिस्कस किया था कि ये फॉर्मूले कहां से आए और किस तरीके से ड्राइव हुए। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके आप वीडियो देख सकते हो। क्लियर? और अगर यदि हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और साथ में अगर वीडियो पसंद आते हैं तो उसे लाइक और कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन को। कि हमें सबसे पहली चीज तो हमें एक चीज दिख रही है जो इन फॉर्मूला में है, वो कौन कौन सी चीजें? पहला तो मेरे को दिख रहा है रेट कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमसे पूछी जा सकती है। रेट कांस्टेंट पूछा जा सकता है। दूसरी चीज हमसे ये पूछी जा सकती है इसका टाइम बताओ। अब वो टाइम किसी भी हिसाब से पूछा जा सकता है। जैसे हमसे क्वेश्चंस के टाइप क्या क्या हो सकते हैं। पहला टाइप हमसे ये हो सकता है कि रेट कांस्टेंट बताइए। सिंपल सी चीज हमसे ये बोल दी, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करो, जो बहुत आसान से सिंपल से। कोई भी टाइम पीरियड बोल दिया, जो आसान सा तरीका है। टाइम पीरियड पूछ लिया कि भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हमें बोल दिया, पहले डिफाइन कर दिया हमें कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वहां पे कैलकुलेट करो आप रेट कांस्टेंट, वहां पे कैलकुलेट करो आप टाइम पीरियड। बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, टाइम दे रखा है, कंसंट्रेशन दे रखी होगी, तो आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरी चीज हमसे इसी में ये दे दी जाएगी, परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब वो भी हमें दो टर्म्स में पूछी जा सकती है, दी जा सकती है। डिकम्पोज हो गई, वो अलग अलग तरीके से हम बातें करेंगे। जो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या बार बार पूछी जाती है, कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन, वो ये कि हमें ये सब डाटा तो गिवन होगा लेकिन हमसे पूछ लिया जाएगा वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, जीरो ऑर्डर की है, किस टाइप का। तो हमें तीसरा और चौथा टर्म यहां से जो पूछा जाता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाता है कि कैलकुलेट करो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर टेबुलर फॉर्म में दे रखा होगा तो ऑर्डर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं। बात क्लियर है? तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां से, छोटे छोटे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस करके फिर हम थोड़े हायर लेवल पे जाएंगे और फिर उनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लो सपोज करो हमें क्वेश्चन दे दिया और क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दे कि हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। बिल्कुल सही बात है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, कोई भी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है। उसके अंदर आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दी, रेट कांस्टेंट दे दिया, वो दे दिया आपको 0.02 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही यूनिट होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, यही यूनिट होती है, ये हमें पता है। कैलकुलेट करना है टाइम, कैलकुलेट कीजिए टाइम। अगर यदि पहली चीज मेरी रिएक्शन 75% कंप्लीट हो गई है, देखो एक तो आपको सीधी सी टर्म दे दे, सीधा सा आपको बोल दिया जाए कि मेरे पास में कोई भी रिएक्शन है। अब यहां पे हमें दो वर्ड देखने को मिलेंगे, ध्यान देना है, दो वर्ड देखने को मिलेंगे। या तो हमें ये बोल दिया जाए ऑन डिकम्पोजिशन, एक तो डिकम्पोजिशन वर्ड बोल दे रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में आपको डिकम्पोजिशन बोल दिए, मतलब डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, ध्यान से समझना है। ये चीज अगर समझ में आ गई तो हमें न्यूमेरिकल्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या चीज? हमें कोई भी रिएक्टेंट है, देखो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में जा रहा है, ठीक है।
यहां से मेरे पास में इसकी जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है, यहां से कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, यहां पे कंसंट्रेशन बढ़ने लग रही है। तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है, ये डिकम्पोज हो रहा है, ये डिकम्पोज हो रहा है। पहली चीज हमसे ये बोल दिया जाए कि डिकम्पोज हो रहा है कितने परसेंट, वो 25% डिकम्पोज हो गया, ये बोल दे। वो 50% डिकम्पोज हो गया, ये बोल दिया जाए। अब पहली चीज तो हमें ये डिकम्पोज के लिए बोल दे, दूसरी चीज हमें ये बोल दिया जाए यहां पे फॉर्मेशन हो रही है, 25% फॉर्म हुआ है, प्रोडक्ट है वो 25% फॉर्म हुआ है। ध्यान से समझना, क्वेश्चन किस किस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। अगर यदि ये बोल दिया ये 25% फॉर्म हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये 25% डिसोसिएट हुए, डिसोसिएट हुए, तो फिर ये बचा कितने, आपसे दूसरी टर्म ये बोल दी जाएगी लेफ्ट, कि भाई रिएक्टेंट है वो इतने परसेंट बचा है। एक टर्म आपसे ये भी बोली जा सकती है कि भाई ये तो 75% मेरा रिएक्टेंट बचा है, एक चीज ये भी बोली जा सकती है। या फिर ये बोली जा सकती है कि जो कंसंट्रेशन है, या हम ये कह सकते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन का वो 75% बचा है। आपसे एक टर्म ये भी बोली जा सकती है कि वो जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा है उसमें, या मेरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कोई भी है, उसमें मेरे पास में इनिशियल कंसंट्रेशन का 75% बचा है, ध्यान देना है। और मेरे पास में जो ये फॉर्मूला यूज हो रहे हैं, इनमें इनिशियल कंसंट्रेशन और ये जो कंसंट्रेशन है ये वाली, ये मेरे पास में बची हुई कंसंट्रेशन ही है, लेफ्ट कंसंट्रेशन। ऐसा नहीं है कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं है इसमें मेरे पास में ये कितना बचा हुआ है, लेफ्ट कंसंट्रेशन। या हम ये कह सकते हैं जितनी अमाउंट बचेगी रिएक्टेंट की वो कंसंट्रेशन हमें यहां यूज करनी है, ये वाली टर्म। बात क्लियर हो रही है? तो इस बात को बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है या ध्यान से समझना है। क्लियर? तो हमारे पास में यहां पे जो चीज दे रखी है वो क्या दे रखी है, क्वेश्चन में दे दिया कि कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड यदि 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इसका मतलब क्या है, जब 75% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना है, कितना बचा है, दैट इज 25%। 25% बचा है, रिएक्टेंट चाहे कितना भी हो, अब वो 25% बचा है। तो अब कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम का फॉर्मूला, टाइम निकालना है हमने, टाइम इज इक्वल्स टू, टाइम का फॉर्मूला होता है, जब हम जर्नल देखते हैं तो जर्नल फॉर्मूला हमारा ये होता है, तो इसको यूज करेंगे। तो के की वैल्यू, के तो निकालने, सॉरी टाइम तो निकालना है, दैट इज ए नोट कितना है 100, क्योंकि जब परसेंटेज दे रखी है तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारे पास में जो रिएक्टेंट है वो 100% है, मतलब उसके 100 मोल्स है। बात क्लियर? जिसमें से वो 75% डिसोसिएट हो गया, डिसोसिएट हुआ है तो बचा कितने, दैट इज 25 बचा है। ये टर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे हम डायरेक्टली 75 नहीं लिख सकते, यहां पे हम क्या लिखेंगे 25। क्लियर? डिवाइडेड बाय के, और के की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 0.02 मोल पर लीटर पर सेकेंड। यहां से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 75 डिवाइडेड बाई 0.02, वैल्यू आ जाएगी 75 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2। पहली चीज हमसे ये पूछी जाती है, 75 का हम जब हाफ करेंगे तो 37.5 इंटू 10⁻², ये आ गया हमारे पास में, इतने सेकेंड मेरे पास में रिएक्शन में होगा, इतने परसेंट रिएक्शन होने के लिए, रिएक्शन 75% कंप्लीट होने के लिए मेरे पास में इतना टाइम लगेगा। बात क्लियर? पहली चीज क्लियर हो गई, टाइम पूछा जाता है। दूसरी चीज, अब इन्हीं से रिलेटेड हमसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाएगा। क्या चीज? मान लो जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, जिसमें हाफ लाइफ, या वो कहते हैं 50% डिसोसिएट होने के लिए, एक रिएक्शन है जो जीरो ऑर्डर की है, उसको 50% डिसोसिएट होने के लिए टाइम लगता है, वो 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं। किसको होने के लिए? जब मेरी कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसको कंप्लीट होने के लिए 10 मिनट लगते हैं।
बात क्लियर है? टाइम बताना है, टाइम बताना है 75% कंप्लीट होने के लिए उसको कितनी अमाउंट लगेगी या कितना टाइम लगेगा, सॉरी अमाउंट नहीं, टाइम कितना लगेगा। क्लियर? हमें ये चीज़ दे दी, अब हमें इससे कैलकुलेशन करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? हमारे पास में यहाँ पे तो दे रखा है टाइम इज इक्वल्स टू 10 मिनट, टाइम इज इक्वल्स टू कैलकुलेशन, ये टाइम कैलकुलेट करने हमारे पास में तो सबसे बड़ा डाउट आ गया ना। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो ध्यान से, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। क्या चीज़ है? हमारे पास में जो टाइम हाफ का दे रखा है, हाफ टाइम का कितना दे रखा है? हाफ टाइम दे रखा है, दैट इज, हम इसको सिंपल तरीके से एक चीज देखते हैं, मेरे पास में कहीं भी रेट कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है। और एक बात ध्यान रखनी है, रेट कांस्टेंट जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होगा, जब भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा, पहले तो मैं इसको सिंपल एक मेथड से, जिस मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो लॉन्गर टर्म है उससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दूसरा मेथड हम फिर यूज करेंगे जो शॉर्ट ट्रिक होगी, जिसको हम सिंपल से सिंपल तरीके से और बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम देखते हैं इसको थोड़े से लॉन्गर टर्म में। रेट कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन के लिए, कोई भी जो रिएक्शन दे रखी है उस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट हमेशा फिक्स होता है। कब तक? जब तक उसका टेम्परेचर है वो फिक्स रहेगा। जब तक उस रिएक्शन का टेम्परेचर फिक्स रहेगा तब तक उसका रेट कांस्टेंट वेरी नहीं करेगा। मतलब रेट कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। कब तक? जब तक उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है, उस पर्टिकुलर रिएक्शन पे ही टेम्परेचर देख रहे हो। ठीक है, और उसी पे रेट कांस्टेंट क्या है? फिक्स है। क्लियर? अब हमारे पास में यहां पे सबसे पहले हमें टी हाफ दे रखा है, दैट इज कितना? 10 मिनट। और इसका फॉर्मूला होता है ए नोट अपॉन 2k। यही होता है ए नोट अपॉन 2k, यही है। यहां से मेरे को ए नोट की वैल्यू दे रखी है? नहीं दे रखी है। मुझे रिएक्टेंट पता ही नहीं है वो 100% है या कितना है, तो मुझे पता है, ये चीज मुझे पता है कितना परसेंट बचा हुआ है, कितना परसेंट है। तो ए नोट तो मेरा मैक्सिमम ही है, वो तो 100% है, तो वो 100% ही है। 2k, तो मैं यहां से रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेता हूं, दैट इज k इज इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा? ए नोट डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। पहली चीज मेरे पास में आ गई यहां से निकल के, फर्स्ट है क्या आया मेरे पास कैलकुलेट होके? रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाली ए नोट अपॉन 2 इंटू 10, ये वैल्यू आ गई। सिंपल, हमने कुछ नहीं किया, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाली है। अब क्योंकि मेरे पास में रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है, रेट कांस्टेंट आ गया है, तो मैं इसको इसके लिए जो मेरी 75% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है इस कंडीशन के लिए अप्लाई कर देता हूं। तो मैंने यहां पे कैलकुलेशन किया, T इज इक्वल्स टू, मुझे नहीं पता है, 75% इज इक्वल्स टू क्या? दैट इज फॉर्मूला देखो इसके लिए, ए नोट अप माइनस ए कितने? 75% कंप्लीट हो गया है, मतलब बचा कितने? 1/4 बचा है। भाई 75% को हम क्या लिख सकते हैं? 75% दैट इज 75 अपॉन 100, ऐसा ही तो कर सकते हैं। और इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास में ये कितना आएगा? 3/4 आएगा। भाई रिएक्शन 3/4 हो चुकी है, तो बची कितनी है? ए 1/4, 1/4 बची है, डिवाइडेड बाय दैट इज के की वैल्यू ए नोट अपॉन 2 इंटू 10, ये वैल्यू आ गई। अब यहां से कैलकुलेट करते हैं, ये कितना बचेगा? दैट इज 3/4 ए नोट डिवाइडेड बाय ए नोट, ऊपर चला गया 2 इंटू 10, ए नोट से ए नोट कैंसिल, 4 दैट इज 2 दैट इज 5, तो ये मेरे पास हो गया 15 सेकेंड्स। 15 सेकेंड। पहले जब 50% हो रही थी तो उसको 10 मिनट लग रहे थे, 75 होने के लिए उसको कितना लगेगा? दैट इज 15। पहला तो हमने देखा इसको सिंपल तरीके से रेट कांस्टेंट निकालना, हमने सिंपल तरीके से कर दिया कैलकुलेट। अब देखो दूसरी चीज, हम यहां पे किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? बिल्कुल आसान से तरीके से, सेम क्वेश्चन है लेकिन इसको सोल्व करना है। तो हम क्या सोल्व करते हैं? देखो रेट कांस्टेंट के इज इक्वल्स टू, हम इसको एक छोटा सा फॉर्मूला बना लेते हैं, के इज इक्वल्स टू ए नोट अपॉन 2 टी हाफ, यही बना। पहले फॉर्मूला तो यही बने,
जो मेरे पास में यहाँ से ये आया है। दूसरी इक्वेशन के लिए रेट कॉन्स्टेंट निकाल लेते, के इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाई टी, ये बने। और हमें पता है रेट कॉन्स्टेंट हमेशा बराबर होते हैं एक रिएक्शन के लिए, तो ये बराबर है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। ए नॉट अपॉन 2t हाफ इज इक्वल्स टू, इधर से ए नॉट माइनस 3/4, 1/4, क्योंकि मेरी 75% हुई है, तो ए नॉट बाई 4 डिवाइडेड बाई टी। कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए नॉट अपॉन 2t हाफ, टी हाफ दैट इज 10 इज इक्वल्स टू क्या, ए नोट 3/4 ए नोट इज इक्वल्स टू टी। ए नोट से ए नोट कैंसिल, ये वाली टर्म इधर आएगी, तो 3 × 2 × 10 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू टी। कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 5 कैंसिल, दैट इज 15 मिनट्स या सेकेंड। मिनट में है तो मिनट, 15 मिनट। देखो बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो हमें एक चीज ध्यान देनी है, कोई भी क्वेश्चन दे रखा होगा जिसमें परसेंटेज दे रखी है, किन्हीं भी दो टर्म्स के लिए अगर ये बोल दिया कि भाई इतनी देर में मेरे पास में बताइए इतने % कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, इतने % के लिए, जब 1% आपको दे रखा है, दूसरे परसेंटेज को कैलकुलेट करवा रहे हैं, तो इसका एक सिंपल सा मेथड नोट कर लेते हैं। अगर यदि हमारे पास अगर हमें दो टर्म्स दे रखी हैं जिसमें परसेंटेज दे रखा है दो टर्म्स का, पहली चीज तो हम उसके लिए रेट कांस्टेंट निकालें। पहली चीज तो ये है, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करें, फिर उसके बाद में ये करें, नहीं ऐसा नहीं करने हैं। हमें दोनों इक्वेशन के लिए सिंपली रेट को इक्वेट कर देना है। सिंपली रेट कांस्टेंट आएगा, उस रेट कांस्टेंट को इक्वेट कर देना है बस, और इक्वेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है? कैसे? देखो अब मेरे पास में मान लो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कोई भी एक क्वेश्चन दे दे। क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कोई भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मेरे पास में टी हाफ है, जो टी हाफ है वो मेरे पास में 50 मिनट्स है, 50 मिनट्स है। क्लियर? उस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए कितने %, 80% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं है। मुझसे ये पूछ लिया, बताइए, कैलकुलेट कीजिए। अगर यदि उसको टी हाफ, अगर उसका 50% कंप्लीट होने के लिए उसको 50 मिनट्स लगते हैं, तो बताओ उसको 80% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा? अब सबके दिमाग में तो एक ही चीज आती है, भाई कंसंट्रेशन टर्म्स भी है। कंसंट्रेशन टर्म कहाँ है? अरे कोई जरूरत नहीं है, परसेंटेज है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कोई जरूरत नहीं है। हमें 80% दे दिए, ये कंसंट्रेशन ही है, ये कंसंट्रेशन ही है कि 50% कंप्लीट हो गया। मतलब बचा कितने है भाई? रिएक्टेंट बचेगा कितना भाई? 50 ही तो बचेगा। जब 50 मोल टूट गए तो 50 मोल ही बचेंगे। बात क्लियर है? 80% कंप्लीट हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास में 80% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो बची कितनी है? 20% बची है। क्लियर? रिएक्टेंट के लिए। तो हम यहां से इसमें इक्वेट करते हैं। मेरे पास में टी हाफ का फॉर्मूला 0.693 ओवर के, ये होता है के की यूनिट निकालो, के की वैल्यू निकालो, 0.693 अपॉन टी हाफ, ये दे दिया। दूसरी तरफ इधर से के की वैल्यू निकालो, के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नोट अपॉन ए नोट माइनस एक्स, या फिर हम ये कह सकते हैं ए। दोनों तरफ से जो के वैल्यू दे रखी है, के वैल्यू को इक्वेट कर दो, क्योंकि जब हमें एक बात पता है, अगर यदि लेफ्ट हैंड साइड में अगर दोनों सेम क्वांटिटी है, सेम यूनिट्स दे रखी है, तो राइट हैंड साइड वाली भी दोनों की दोनों सेम होंगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास में के और के दोनों बराबर है, तो हम इसको वैल्यू रख लेते हैं 0.693। मैं इसके सामने लिख रहा हूं यहाँ पे टी हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग ए नोट अपॉन ए अपॉन टी, ये वैल्यू आ गई।
सिंपल सा है, क्वेश्चन कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। मैं इसको और आसान करने की कोशिश करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 2.303 इंटू लॉग ऑफ 2, ऐसा लिख दो, बस हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। 2.303 से 2.303 कैंसिल। अब कुछ को ये डाउट आता है कि लॉग वैल्यूज कैसे देखें, लॉग वैल्यूज की कैलकुलेशन बताइए। ठीक है, तो चलो लॉग वैल्यू देख लेते हैं। अब हमें एक चीज पता है, लॉग की जो भी वैल्यू होती है, लॉग वैल्यूज हमारे पास में log 1 दैट इज इक्वल्स टू 0, ये हमें पता है। log 10 दैट इज इक्वल्स टू 1, ये हमें पता है। log 1 की वैल्यू 0, log 10 की वैल्यू 1, मतलब इसके बीच की जो भी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, वो इन दोनों के बराबर बीच में ही होंगी, 0 और 1 के बीच में होंगी। ठीक है, तो चलो सिंपल सा तरीका देखते हैं। log 2 इज इक्वल्स टू 0.3010, ये हमें याद रखना है। log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। log 3 की वैल्यू भी आपको याद रखनी है और वो होती है 0.477, ये भी आपको याद रखनी है। अब log 4 की वैल्यू देखो, log 4 क्या होता है, वो होता है log 2 की पावर 2, और किसी की पावर 2 है या किसी की भी पावर है तो पावर आगे आ जाती है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू लॉग ऑफ 2 दैट इज 0.6020, ये आ जाएगा। अब नीचे से आ जाओ, log 9 की वैल्यू देखो, log 9 को क्या लिख सकते हो, log ऑफ 3 की पावर 2 आगे आ गया, 2 आगे आ गया, और 3 log 3 की वैल्यू 0.47, 2 इंटू 0.477, ये आ गया। यही है, क्योंकि हमें सिंपल सी कैलकुलेशन मिलेगी और सिंपल सी कैलकुलेशन को हम आराम से कर सकते हैं। लॉग टेबल के लिए बार बार आपको लॉग टेबल उठाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्लियर, उसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन टर्म में खोलिए और उसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद में log 8 की वैल्यू क्या होती है, log ऑफ 2 की पावर 3 आगे log ऑफ 2, सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। उसके बाद में log 5 की वैल्यू, चलो 5 किसी का भी मल्टीपल नहीं है, ठीक है। log 6 क्या होता है, log 3 इंटू 2 दैट इज log 2 प्लस log 3, इन दोनों का समेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। log 7, अब ये भी किसी का मल्टीपल नहीं है, तो log 5 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.677, ये होती है। log जो 6 होता है उसकी वैल्यू होती है 0.77 समथिंग होती है, और जो log 7 होता है 0.84 समथिंग वैल्यू होती है। इस वैल्यू को मेंशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। आपके पास में log की वैल्यूज को याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये अपने आप धीरे धीरे आपको रिवाइज हो जाएंगे। अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट आउट करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है, log ऑफ 80%, इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 80 लिख दिया, 100 डिवाइडेड बाय 80% कंप्लीट हुआ है, तो इसका मतलब 80 नहीं, दैट इज 20, कैंसिल कर दो, 5 जा, ये आ गया। तो log 5 की वैल्यू क्या होती है, log 2, इधर वैल्यू हमारी log 2 है, डिवाइडेड बाई t हाफ इज इक्वल्स टू log ऑफ कितना, 5 डिवाइडेड बाई t की वैल्यू निकालनी, ये वैल्यू दे रखी, ये वैल्यू आपको पता है, ये पता है, करो कैलकुलेट, ये इधर आ जाएगा। तो मेरे पास में t इज इक्वल्स टू log 5 मल्टीप्लाई बाय t हाफ की वैल्यू दैट इज 50 डिवाइडेड बाय log 2। तो हमारे पास सिंपल सा log 5 की वैल्यू क्या होती है, log 5 की वैल्यू अभी कैलकुलेट की है 0.70 या 77 तो वो होता है 0.85, 0.5 के लिए, तो log 5 की वैल्यू होती है 0.60 समथिंग कुछ वैल्यू होती है, 47 5 समथिंग कुछ वैल्यू होती है, वो वैल्यू यहाँ पे मेंशन करनी है,
ठीक है, log 5 की वैल्यू रखोगे, 50 से मल्टीप्लाई करोगे, log 2 की वैल्यू से डिवाइड करोगे, हमारे पास में कैलकुलेट होके आएगा, वो टाइम पीरियड कैलकुलेट होके आ जाएगा। किसके लिए? जो आपकी 80% रिएक्शन कंप्लीट होगी, 80% कंप्लीशन के लिए जितना टाइम लगेगा वो यहाँ से आप मेंशन कर सकते हो। क्लियर? एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई भी 2% टर्म्स दे रखी है, जैसे अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लो सपोज करो हमें यही बोल दिया, किसी भी क्वेश्चन में ये बोल दिया कि रिएक्शन है, इनिशियल कंसंट्रेशन का 20% बचा है, इनिशियल कंसंट्रेशन का 20% बचा है। यदि उस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, यदि उस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, किसको कंप्लीट होने के लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जहां पे वो 50% कंप्लीट होती है, 50% कंप्लीट होती है, तो उसमें टाइम लगता है उसको 20 मिनट। कैलकुलेट करो अब इसके लिए कितना टाइम लगेगा। कंप्लीट हो रही है कितने परसेंट, कितने परसेंट इनिशियल कंसंट्रेशन का कितने परसेंट बच रही है? 20%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया मेरा जो रिएक्टेंट है वो A0 माइनस एक्स की वैल्यू दे रखी है या ए की वैल्यू दे रखी है, जो 20% बचा है, बची हुई कंसंट्रेशन दे रहा है वो। तो अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, सिंपल से है, कुछ नहीं करने। 2.303 अपॉन टी इज लॉग ऑफ 100 या A0 अपॉन 20A, ऐसे ले दो A0, या फिर आप इसको ये लिख सकते हो 100, क्योंकि 100% है, A0 तो 100% होगा मैक्सिमम कंसंट्रेशन, डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू फर्स्ट ऑर्डर के लिए दैट इज 0.693 अपॉन टी हाफ। बस सिंपल है, कैलकुलेट करो, 5 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ गया, तो 2.303 लॉग ऑफ 5 डिवाइडेड बाय टी, और टी की वैल्यू ये तो कैलकुलेट करनी है 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ कितने? 20 मिनट्स। 20 से मल्टीप्लाई करो, या फिर आप इसको टी को इधर ले आओ, इसको नीचे ले आओ, हमारे पास में क्या आ जाएगा? 2.303 log of 5 into 20 divided by 0.693 is equals to t। बात क्लियर है? अब देखो ये दिमाग मत लगा देना कि log 5 into 20, इसका मतलब क्या हो गया? log 5 प्लस log 20, ये मत कर देना। ये log 5 अलग है, 20 अलग है, log 5 अलग है, 20 अलग है। यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि आप ये गलती करोगे कि log x प्लस वाई की आइडेंटिटी, log x प्लस log y, आइडेंटिटी क्या होती है? log x इंटू वाई, वही होता है। तो वो आइडेंटिटी नहीं लगानी है, क्योंकि 20 अलग है, log 5 अलग है। बात क्लियर? तो इस चीज़ को ध्यान देना है। नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर यदि में कोई भी टेबल दे रखी है, वहाँ से हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करवा लिया जाएगा कि बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा, हमें वो कैलकुलेशन करनी है। क्लियर? एकदम सिंपल था, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी इनसे रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उनके कैलकुलेशंस को सॉल्व करेंगे या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। क्लियर? आई होप आप लोगों के लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।